guys, as we all know that this is a class of Indian Evidence Act and we covered many important provisions of this subject, and in our last class we covered till section 92. Yes, and now let's begin with the flow. ठीक है, तो आज हम सेक्शन 93 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने काफ़ी प्रोविजंस पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं एक अगर ब्रीफ इंट्रो दे दूँ तो हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ लिया है, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट यानी सेक्शन 5 to 55 हमने कवर कर लिया है, जिसके अंडर रेलिवेंसी फैक्ट क्या होते हैं, एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, जुडिशियल नोटिस, कैरेक्टर एंड सो मैनी थिंग्स, प्रिजम्पशंस हो गए। हमने ये काफ़ी चीज़ें जो हैं कवर कर ली हैं, ठीक है। और इसी के अंडर में जो हमारा बेस्ट एविडेंस रूल आता है, जैसे सेक्शन 60, 64 एंड 91, इन तीनों को भी हमने कवर कर लिया है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सेक्शन 93 से। 93 क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि एम्बिगिटी मतलब क्या होता है। तो एम्बिगिटी मतलब या एम्बिगस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट मतलब जो अपने रियल मीनिंग को ना बता रहे हों, जो अपने रियल इंटेंशन को ना बता रहे हों, या डाउटफुल हो कि वो बोलना क्या चाहता है ना। जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, ये चीज़ डाउटफुल होती है, तो उसे ही हम कहते हैं एम्बिगस डॉक्यूमेंट, जिनके बारे में हम सेक्शन 93 से 98 तक बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो ये एम्बिग्यूटी होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है पेटेंट, एक होती है लेटेंट। मतलब पेटेंट मतलब होता है जैसे नॉर्मली हम चीज़ों को भी देखते हैं कि पेटेंट है, हाँ पेटेंट है। मतलब पेटेंट मतलब होता है कि जो चीज़ें ऑन द फेस हमें दिख रही हो, है ना, छिपी नहीं है, वो उसको देखकर ही हमको पता चल रहा है कि हाँ इसमें ये गलती है और इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए, तो वो चीज़ पेटेंट में आती है। और इसी के जो अपोजिट होता है वो होता है लेटेंट एम्बिग्यूटी, जिसका मीनिंग होता है कि उसमें जो डाउटफुलनेस है या जो रियल मीनिंग है वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है। मतलब ऑन द फेस आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है, फिट एंड फाइन है, बट जब आप उसको फैक्ट पर अप्लाई करेंगे, एग्जिस्टिंग फैक्ट पर जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो उस पर फिट नहीं बैठते हैं, तो इसे ही हम लेटेंट एम्बिग्यूटी कहते हैं। तो हमारा सेक्शन 93 और सेक्शन 94 ये दोनों ही हमारे पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बात करते हैं, और हमारा 95 से लेकर 98 तक जो है ये हमारे लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा बहुत सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इसके अंडर में ही आती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 93 जो होता है वो पेटेंट एम्बिग्यूटी होता है, जो कि अनसर्टेनिटी को बताता है। डॉक्यूमेंट के फेस पर ही हमको दिखती है कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, यहाँ पे ये डाउटफुल है, तो वो पेटेंट एम्बिग्यूटी में आता है 93, ठीक है। तो अब देखिए 93 में क्या बोला गया है कि व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑन इट्स फेस, मतलब डॉक्यूमेंट में ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है जिसको देखकर ही पता चल रहा है कि ये डाउटफुल है, अस्पष्ट है ना, डिफेक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एविडेंस देने के लिए मना करती है। मना करती क्या है? मना है मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट में कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, ये सेक्शन 93 के अंदर बोला गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसमें क्या है कि सीधा सीधा यही है कि ए ने इन राइटिंग, यानी इन राइटिंग का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट ही होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाया कॉन्ट्रैक्ट ही उसको सेल करेगा। एक हॉर्स को बी को सेल करता है, ठीक है, एक हॉर्स बी को सेल करता है या तो 1000 में या तो 1500 में। अब यहाँ पे दो अमाउंट दिए गए हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो अमाउंट दिए हुए हैं। एक मतलब ए बी को एक घोड़ा बेचता है, या तो 1000 में बेचेगा या तो 1500 में। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के फेस पर ही दिख रहा है कि वो घोड़ा 1000 में बेचना चाह रहा है कि 1500 में, है ना। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले से ही गलती हमको दिख रही है, तो यहाँ पे ओरल एविडेंस देने का कोई मौका ही नहीं बनता है।
तो सेक्शन 93 में ओरल एविडेंस नहीं दिया जाता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 94 में। 94 में क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग एक्ट्स, फैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो प्लेन है इन इटसेल्फ, मतलब सीधी साधी लैंग्वेज यूज़ की गई है किसमें, हमारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, एक्यूरेट भी है, लेकिन जब उसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी फैक्ट पर, यानी जिस फैक्ट से हमको उसको जोड़ना है उस डॉक्यूमेंट में, अगर उस पर हम अप्लाई करेंगे तो वो मतलब एम्बिग्युइटी उसमें दिखती है, हमको उसमें डाउटफुलनेस दिखती है। तो ये भी क्या है, ऑन इट्स फेस पर ही हमको इसका अस्पष्टता दिखती है, जिसके कारण इसमें भी ओरल एविडेंस मना किया गया है। मतलब सेक्शन 93, 94 जो है वो हमारे पेटेंट एम्बिग्युइटी के बारे में बात करते हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक, फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 95 में। अब 95 में क्या दिया हुआ है कि एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एक्सिस्टिंग फैक्ट, मतलब यहाँ पे अनमीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, अनमीनिंग का मतलब क्या है कि ये लेटेंट एम्बिग्युइटी के बारे में बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही प्लेन है, मतलब बहुत ही फिट एंड फाइन रूप से लिखा हुआ है, हमको ऊपर से सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, बट अनमीनिंग है। मतलब जब हम उसको किसी भी एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकलती है ना, वो एक तरफ से हिडन हो जाता है, जिसका हमको कोई इंटेंशन ही नहीं पता चल रहा है तो वो हिडन ही हो गया। तो इसे जो इस टाइप की जो एम्बिग्युइटी होती है उसको लेटेंट एम्बिग्युइटी कहते हैं, जो कि सेक्शन 95 के अंडर होती है। ठीक है, तो इसका जो मतलब सिंपल सी मीनिंग है कि 95 से लेकर 98 तक हम लेटेंट एम्बिग्युइटी की बात करते हैं, और इस एम्बिग्युइटी में कोर्ट अलाउ करती है एविडेंस को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन बात ये होता है कि ये हिडन होता है ना। अब हिडन है तो उसको क्या पता अगली जो पार्टी है उसको पता हो इसके बारे में, या ना पता हो, या वो नहीं समझ पा रहा हो, तो वो मतलब इस पर एविडेंस अलाउ हो जाता है कि हाँ अगर जो भी हिडन है तो आप उसको प्रूव करिए। ठीक, तो सेक्शन 95 इसके बारे में बात करता है। फिर आते हैं हम 96 पे। 96 भी हमारा लेटेंट एम्बिग्युइटी के बारे में ही बात करता है। इसमें क्या बात करता है कि एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली सेवरल पर्सन। ठीक, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि सेवरल पर्सन पर अप्लाई हो रहा है ना, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो एग्जैक्टली किस पर्सन पे अप्लाई हो रहा है। तो वहाँ पे हम सेक्शन 96 का रूल अप्लाई करते हैं, जो कि लेटेंट एम्बिग्युइटी के अंडर में आता है। अब जैसे यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्या है कि ए ने एग्री टू सेल किया टू बी कि 1000 में वो अपना एक वाइट हॉर्स बेचेगा। ठीक, एग्री टू सेल किया कि वो अपना एक वाइट हॉर्स बेचेगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ए के पास दो वाइट हॉर्स हैं। मतलब ए ने एक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ए के पास 2 वाइट हॉर्स हैं। ठीक, 2 वाइट हॉर्स हैं, तो यहाँ पे ए एविडेंस दे सकता है कि वो एग्जैक्टली किस वाइट हॉर्स को बेचने की बात कह रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हमारा सेक्शन 96 के अंडर में आता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 97 में। अब 97 में क्या है कि यहाँ पे एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट। मतलब यहाँ पे यही है कि डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो एक ही डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब किस फैक्ट पे वो बात कर रहा है या किस सेट पे बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे दो सेट बट गए हैं 2 सेट बट गए हैं, और एक पार्टली किसी और की बात कर रहा है, तो एक उसका जो आधा पार्ट है वो किसी और की बात कर रही है। तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, अगर उसका कोई भी एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है तो इसमें भी एम्बिग्युइटी पाई जाती है। तो ये 97 के अंदर है, और इसके लिए कोर्ट एविडेंस अलाउ कर देती है कि हाँ आप एग्जैक्टली बताइए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यानी कौन सा पार्ट डॉक्यूमेंट में रिलेटेड है और कौन सा पार्ट एज अ एविडेंस यूज़ किया जाएगा कोर्ट में। तो ये हमारा 97 से रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 98 में। 98 में क्या है, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स। यहाँ पे इलेजिबल कैरेक्टर्स हैं, मतलब जैसे होता है ना कि कई बार
कुछ ऐसे कोड के सामने कुछ ऐसे इलेजिबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं या रिटर्न में आ जाता है, या कुछ अलग ही प्रकार की लिपि लिखित रूप में आ जाती है, टेक्निकल होती है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज है जो नहीं समझ में आ रहा है पार्टीज़ को, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि कोर्ट अलाउ कर देती है कि हाँ आप एविडेंस इस पर दे सकते हैं। इसमें एब्रीविएशन वर्ड्स, मतलब जैसे फॉरेन, टेक्निकल, लोकल, कई प्रकार के जो इनलेजिबल कैरेक्टर होते हैं जिनको समझना आसान नहीं है, उसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 98। ठीक है, तो इसमें हमने यही समझा कि एम्बिग्विटी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पेटेंट, लेटेंट। पेटेंट कहाँ कहाँ किस किस प्रोविज़न में होते हैं? सेक्शन 93, 94, और इसमें ओरल एविडेंस कोड अलाउ नहीं करता है। ठीक है, और जो लेटेंट एम्बिग्विटी है वो हमारा 95 से लेकर 98 तक है, जिसमें पर्टिकुलर चीज़ें हमने देखी अभी, और इसमें कोर्ट अलाउ करता है कि आप एविडेंस के थ्रू अपना मतलब अपनी बात रख सकते हैं या अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 93 से 98 तक, जो हमारा एम्बिगस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? सेक्शन 99 में क्या बताया गया है? हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स और डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात कर रहा है कि ऐसे कौन सी पार्टीज़ हैं या ऐसे कौन से पर्सन्स होंगे जो डॉक्यूमेंट को वेरिंग करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये एक्सेप्शन हो जाता है हमारा सेक्शन 92 का, जहाँ पे ये बोला गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करने के लिए कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। हमने कल ये पढ़ा था, है ना। हम सेक्शन 92 में हमने यही पढ़ा था कि जैसे कॉन्ट्राडिक्ट होगा, वेरी होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, है ना, तो उस जगह पे कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसमें ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। तो एक तो उसका एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 99, और दूसरा यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन पर्सन दे सकता है। तो पहला पर्सन कौन दे सकता है? नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी थर्ड पार्टी की बात कर रहा है कि जो पार्टीज डिस्प्यूटेड नहीं है, जो थर्ड पार्टी है जिसका इंटरेस्ट नहीं है डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसका मतलब इस डिस्प्यूट के चक्कर में उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो अदर पार्टी है जो डिस्प्यूटेड नहीं है, थर्ड पार्टी एज वो डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट का एविडेंस दे सकती है। और कौन दे सकता है? या तो देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट होगा वो भी अपना डॉक्यूमेंट में एविडेंस दे सकते हैं। अब हमारा सेक्शन 100 है। 100 में क्या है कि सेविंग, मतलब इसमें सीधे सीधे विल की बात की गई है कि जितना भी अभी तक हमने चैप्टर 6 पढ़ा, चैप्टर 6 में हमने डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा, एक्सक्लूजन ऑफ द ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ा, एम्बिग्विटी के बारे में पढ़ा। ये जितने भी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं ये विल्स पे, विल कहाँ दिया हुआ है? इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो कि अब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से अमेंड हो गया है, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, सीधी सी बात है कि 100 जो है वो विल पर अप्लाई करने के लिए प्रोहिबिट है। ठीक, यानी विल इंडियन एविडेंस एक्ट के इस प्रोविज़न में कहीं भी अप्लाई नहीं होता है। फिर हम आ जाते हैं अपने पार्ट 3 में। तो हमने आज अपना पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 3 में क्या है कि प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एविडेंस के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 के चैप्टर 7 में क्या है? ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। तो सबसे पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, और या तो हम कह दें कि ये पार्टी की ड्यूटी होती है, ये एक ड्यूटी ऑफ द पार्टी है कि वो उस फैक्ट को इस्टेब्लिश करे कोर्ट के सामने, जिससे कोर्ट को आसानी हो अपना डिसीजन देने में उनके फेवर में। ठीक है, मतलब जिसको अपने फेवर में डिसीजन चाहिए उसी को प्रूव करना पड़ेगा फैक्ट को। ठीक, तो इसे ही हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस हैं वो हमारा 101 से लेके 114A तक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 101 से। तो देखिए, दो प्रकार के बर्डन ऑफ प्रूफ होते हैं, एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक होता है ओनस ऑफ प्रूफ। ठीक, तो अभी हम दोनों ही पढ़ेंगे। तो पहला है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें क्या है कि हु एवर डिजायर एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, मतलब जो कोई भी ये चाहता है कि कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट करे, है ना, कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट करे, तो वो
जो फैक्ट है वो उन्हीं को प्रूफ करना पड़ेगा, अदर पार्टी प्रूफ नहीं करेगी। ठीक है, यानी सेक्शन 101 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ दिया हुआ है, पहली बात तो ये प्राइमरी होता है, परमानेंटली होता है और ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। यानी हम दो केस देखते हैं, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल। ठीक, तो जो सिविल में बीओपी जो होता है, यानी सिविल में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किस पे लाई करता है, हमेशा प्लेंटिफ पे लाई करेगा। ठीक, डिफेंडेंट पे कभी भी लाई नहीं करता है, हमेशा प्लेंटिफ पे लाई करेगा। और प्लेंटिफ का ये पहला मतलब प्राइमरी ड्यूटी है कि वो अगर अपने फेवर में चाहता है डिसीजन, तो वो अपने फैक्ट को प्रूफ करे कि हाँ ये सच है। और इन क्रिमिनल केसेस में किसके ऊपर अप्लाई होता है, किसके ऊपर लाई होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा प्रोसिक्यूशन पे। ठीक, कि अदर पार्टी एक्यूज्ड है, उसको ये साबित करना पड़ता है कि हाँ अदर पार्टी एक्यूज्ड है और उसने ये ऑफेंस किया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसमें यही है कि जो पार्टी चाहती है कि मेरे फेवर में जजमेंट हो, तो कोर्ट इंश्योर करेगी कि वही पार्टी उसको प्रूफ करे। ठीक है, मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो लाइस ऑन दैट पर्सन ही होता है, और ये बीओपी कभी भी शिफ्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ नहीं कर रहा है तो डिफेंडेंट के ऊपर चली जाएगी। ठीक, यानी बीओपी जिसके ऊपर है उसी के ऊपर रहेगी। तो ये हो गया हमारा 101 का फंडा। और इसमें एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मधुसूदन दास वर्सेस नरावन भाई का केस है। इसमें भी यही बताया गया है कि द बीओपी लाइज ऑन द पार्टी हु अफर्म्स अ फैक्ट अदर देन द पार्टी हु डिनाइज इट। मतलब जो अफर्म कर रहा है फैक्ट को, उसी के ऊपर बीओपी लाइज होगी, ना कि जो मना कर रहा है। मना कौन करता है, हमें डिफेंडेंट मना करता है ना। डिफेंडेंट का काम ही होता है मना करना, भाई मैंने नहीं किया है, तो उसके ऊपर बीओपी नहीं लाइज होती है। लाइज किसके ऊपर होगी, हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर। तो ये हमारा 101 का हो गया। ठीक है, और इसमें हम दो मैगजीम पढ़ते हैं, एक है ओनस प्रोबेंडी जिसका मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा है फैक्टम प्रोवेंस मतलब प्रूविंग ऑफ फैक्ट। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 102 में। हमने अभी 101 में क्या पढ़ा, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब 102 में हम पढ़ेंगे ओनस ऑफ प्रूफ। ठीक, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो ओनस ऑफ प्रूफ होता है ये ऑलवेज शिफ्ट होता है। ठीक, ये हमेशा शिफ्ट करता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे। मतलब प्लेंटिफ ने अपना एक फैक्ट प्रूफ किया कि ऐसा है, तो अगर अदर पार्टी प्रूफ नहीं करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो प्लेंटिफ जीत जाएगा। लेकिन अदर पार्टी पे तुरंत ओनस ऑफ प्रूफ चला जाता है। अगर वो प्रूफ कर देती है कि नहीं सर ऐसा है, तो डिफेंडेंट जीत जाएगा। मतलब वैसे वर्षा चलता रहता है कि जो प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कभी प्लेंटिफ पे रहेगा तो कभी डिफेंडेंट पे रहेगा, है ना, कभी प्रोसिक्यूशन पे रहेगा तो कभी एक्यूज्ड पे रहेगा। तो ये चीज़ होता है, इसे हम ओनस ऑफ प्रूफ कहते हैं, जो कि हमेशा शिफ्ट होता रहता है और ये हमेशा टेम्परेरी इन नेचर है। ठीक, तो 102 में मेन यही है। और इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ओनस ऑफ प्रूफ कहाँ दिया हुआ है, तो 101 में दिया हुआ है। और बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया हुआ है, तो ओनस ऑफ प्रूफ 102 में दिया हुआ है। और बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया हुआ है, 101 में पूछा गया बताया गया है। तो ये दोनों प्री के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने सेक्शन 103 पे। इसमें क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे हमें अगर मतलब किसी पार्टी को अगर बर्डन ऑफ प्रूफ देना है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे देना है ना, तो वो जो बीओपी होगा किसके ऊपर अप्लाई करेगा, जो पार्टी विश कर रही है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि हाँ ये फैक्ट है, हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट है। जो ये पार्टी विश कर रही है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, उसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाइज होगा। तो ये नॉर्मल पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे एक आता है जो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था, प्ली ऑफ एलिबाई। मतलब जहाँ पे ऑफेंस हुआ है और एक्यूज्ड वहाँ ना रह के कहीं और रहता है, तो ये हमारे प्ली ऑफ एलिबाई में आता है। तो यहाँ पे 103 में ये भी ऐड हो जाता है। मतलब अगर कोई प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लेना चाह रहा है, तो वो मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पर्सन के ऊपर ही होगा जो ये डिफेंस ले रहा है। मतलब उसको ये खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ जिस टाइम ये ऑफेंस हुआ उस टाइम मैं यहाँ नहीं यहाँ था, है ना। तो 103 में हमारे प्ली ऑफ एलिबाई यानी सेक्शन 11 भी इंक्लूड हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस है, ये क्या है, रणछोड़ भाई सामा भाई वर्सेस बाबू भाई 1882 का, सॉरी 19, ये 19 है, 1982 का केस है, जिसपे बीओपी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ के डिफरेंस के बारे में बताया गया था। तो नॉर्मल सा डिफरेंस है कि बीओपी कभी भी शिफ्ट नहीं होती है और जो ओनस ऑफ प्रूफ है वो ऑलवेज शिफ्टिंग पे रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा शिफ्ट होती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 104 में। तो 104 क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, ठीक है। तो ये प्रोविजन के बेस पे, मतलब लाइनिंग के बेस पे याद कर लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact on the person who wishes to give such evidence। मतलब इसमें भी वही बताया गया है कि अगर कोई एडमिसिबल फैक्ट है, एविडेंस देना चाहता है, तो लाई उसी के ऊपर करेगा जो पर्सन विश कर रहा है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 105 में। अब 105 में क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 105 रिलेटेड किससे है, ठीक। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पढ़े ये सिविल क्रिमिनल दोनों केसेस में अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। मतलब हमने जो 101, 102, 103 पढ़ा, ये दोनों ही केस पे अप्लाई हो रहे थे, लेकिन 105 सिर्फ एक्यूज्ड यानी सिर्फ क्रिमिनल केस पे अप्लाई होगा, ठीक। मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल, जनरल एक्सेप्शंस जो हम पढ़ते हैं कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 76 से लेके 106 तक जनरल एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं, है ना। तो इंडियन आईपीसी, सॉरी इंडियन पिनल कोड में हम जो पढ़ते हैं 76 से 106 तक जो जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, और उसके अंडर अगर कोई एक्यूज्ड है जो कि डिफेंस ले रहा है, तो बीओपी हमेशा एक्यूज्ड पर लाई करेगी। यानी ये एक्यूज्ड को ही बताना पड़ेगा कि हमसे ये गलती हो गई, या हमने ये इसलिए किया, या हमने ये अपने डिफेंस भी किया, वगैरह वगैरह जो भी जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं वो आपको आईपीसी में पता ही है, ठीक है। और ऑन द एक्यूज होता है, मतलब यहाँ पे बीओपी हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस इंपॉर्टेंट आ जाता है कि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये किससे रिलेटेड है, 105 से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट ही सेक्शन बेस पे कोई पूछा जाता है। यहाँ पे ये बताया गया कि इट वॉज हेल्ड दैट प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव दैट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, मतलब प्रोसिक्यूशन को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑफेंस ये हुआ है। अब हम आते हैं सेक्शन 106 पे, ठीक है। अब 106 क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक लीगल मैगजिम से पूछा जाता है, जो कि है रेस स्पा लोक्यूटर। मतलब रेस स्पा लोक्यूटर का मतलब होता है कि द थिंग सेड इटसेल्फ, मतलब कोई भी चीज़ जो खुद ही बता रही है कि हाँ मैं घटित हूँ, ठीक। मतलब कोई ऑफेंस हुआ, कोई कांड हुआ, और वो खुद को ही लास्ट सीन थ्योरी, इसमें एक वो है डॉक्ट्रिन लास्ट सीन थ्योरी भी हम 106 के अंडर में ही पढ़ते हैं। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैगजिम आता है वो रेस स्पा लोक्यूटर ही आता है, जिसका मेन होता है कि द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब खुद जो थिंग्स है वो खुद से ही बोलती है कि हाँ मैं हूँ, तो वो चीज़ 106 पे अप्लाई होता है, ठीक। 106 से इतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं 107 में क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर। तो यहाँ पे 30 साल का जो प्रिजम्पशंस यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिजम्पशंस ऑफ सर्वाइवरशिप कहाँ पे है, तो वो 107 में है। और प्रिजम्पशंस ऑफ डेथ कहाँ पर है, तो वो 108 में है, ठीक। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो लाई उसी पे करता है जो पर्सन उसे अफर्म करता है। अफर्म मतलब कि मैं जिंदा हूँ 30 साल बाद। अगर कोई पर्सन अगर अपने आप को जिंदा ठहराना चाहता है कि मैं जिंदा हूँ, तो उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में विद द डॉक्यूमेंट, या कैसे भी प्रूफ करे कि हाँ मैं जिंदा हूँ। ये 107 में है। 108 में क्या है कि यहाँ पे 7 साल का बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर 7 साल से नहीं सुना गया है तो उसको नॉर्मली कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा डेड मान लिया जाता है,
ठीक है, ये हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि 7 साल से अगर कोई अनहर्ड है तो उसे मतलब डेड मान लिया जाता है। लेकिन अगर 7 साल बाद कोई पर्सन आके कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ, है ना, तो वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसको अप्लाई करेगा, उस पर्सन पे करेगा जो कि वो अफर्म कर रहा है, मतलब जो बोल रहा है कि हाँ वो जिंदा है या मर गया है, जो बोल रहा है उसी पे अप्लाई करेगा। बीओपी का सीधा फंडा ये है। ठीक, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट यही है कि प्रिजम्पशंस ऑफ सर्वाइवरशिप कहाँ दिया हुआ है, तो 107 में है, और प्रिजम्पशंस ऑफ डेथ कहाँ दिया हुआ है, तो 108 में है। और ये डेथ का जो मामला है वो 7 ईयर से डील करता है, और जो 107 में है ये 30 ईयर यहाँ पे अलाइव बताया गया है। फिर हम आते हैं 109 में। ये नॉर्मली रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। तो रिलेशनशिप में हमारा लैंडलॉर्ड, पार्टनर्स, टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट आते हैं। मतलब एक टाइप से अगर हम बोले तो एक फिड्यूशरी जो रिलेशनशिप होता है जो विश्वास के ऊपर होता है ना, विश्वास के ऊपर होता है, वो चीज़ 109 में आता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप नॉर्मल एक हेडिंग वाइज देख के चले जाएंगे तो इतना काम हो जाएगा। 110 में बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप है। तो इस सारे देखिए सारे में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि द पर्सन हु अफर्म, मतलब जो पर्सन कह रहा है उसी को प्रूव करना होगा। सीधा सीधा सिंपल सी बात ये है। बाकी आप इसका हेडलाइन याद कर लीजिए, उतना काफ़ी है। ठीक, मतलब जो बीओपी है वो लाई किस पे होगी, तो वो उसी पे लाई होगी जो वो पर्सन कह रहा है कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा नहीं है, उसी को प्रूफ करना होगा कोर्ट में। जो डिनाई करता है नॉर्मली उसको प्रूफ नहीं करना होता है, उसके ऊपर वो तभी प्रूफ करेगा जब बात एविडेंस की आती है। एविडेंस की बात कब आएगी, 102 में हमने जो पढ़ा ओनर्स ऑफ प्रूफ, तो वो एविडेंस की बात करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम 111 में। इसमें प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव कॉन्फिडेंस के बारे में बात की गई है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पर मतलब जो रिलेशनशिप एक्टिव होते हैं, एक्टिवली कॉन्फिडेंस में होते हैं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो सेक्शन 111 में आते हैं। ठीक है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हेडिंग वाइज काम चल जाएगा। 111A में ये पूछा था कि यहाँ पे प्रिजम्पशंस कौन सा है, तो ये शैल है। शैल मतलब कि ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ लॉ है, और यही यहाँ से पूछा भी जाता है। फिर हम आते हैं 1012 पे, जो बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे वैलिड मैरिज के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो बात याद रखने लायक है वो ये है कि यहाँ पे वैलिड मैरिज की ही बात की जा रही है, ना कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक डेज का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि 280 डेज, मतलब मैरिज के अगर 280 डेज के अंडर में कोई भी चाइल्ड बर्थ होता है तो वो माना जाएगा कि उसके जो पिता है वो वही है जिनसे जो मैरिज में है। ठीक, मतलब वो चाइल्ड एक तरफ से लेजिटिमेट है, सीधी सी बात, और वो कंक्लूसिव प्रूफ है। अब वो कंक्लूसिव प्रूफ है तो जाहिर सी बात इसमें कोई एविडेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि उसे कोर्ट मान चुकी है कि हाँ ये लेजिटिमेट ही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि जो मतलब लेडी है वो बिफोर द मैरिज प्रेग्नेंट थी, ठीक है, या कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है किसी भी कोई भी अपना एविडेंस वगैरह देके, तो यहाँ पे ये चीज़ रिबेटेबल भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप 280 डेज याद रखिए, और दूसरा ये वैलिड मैरिज होता है, और ये रिलेटेड है चाइल्ड के लेजिटिमेसी से। 112 इसका सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें पैटर्निटी डिस्प्यूट है, मैटरनिटी डिस्प्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसमें हमेशा फादर के ऊपर ये डिस्प्यूट होता है कि बच्चे का पिता कौन है, उसी के ऊपर ये डिस्प्यूट हमेशा रहता है। मदर के ऊपर ये डिस्प्यूट नहीं होता है लागू। ठीक है, तो ये हमारा 112 हो गया। अब आते हैं हम
113 ये टेरिटरी से रिलेटेड है तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आते हैं हम 113A जिसपे प्रिजम्पशंस है किसका, एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। यहाँ पे मैरिड वुमेन के सुसाइड के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो प्रिजम्पशंस होगा वो हमारा मे है। मे का मतलब क्या है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम, यानी यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा। ये हमारा रिपीटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इतना तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। तो यहाँ पे 113 में यही बात की गई है कि अगर कोई भी मैरिड वुमेन है जो सुसाइड करती है विद इन द पीरियड ऑफ 7 years ऑफ हर मैरिज, मतलब 7 साल का यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि अगर कोई भी महिला है जो कि अपनी शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कमिट करती है तो कोर्ट या प्रिज्यूम कर सकती है, ठीक है, करेगी कि ये उसके हस्बैंड ने ही उसको अबेटमेंट किया होगा। मतलब एक तरफ से यहाँ पे आप क्रुएल्टी ले लीजिए या हस्बैंड के ऊपर ही पूरा बीओपी जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया 113A। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है कि ये मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम करता है। ये डिमांड ऑफ डॉवरी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि अगर हम डावरी की बात करेंगे तो हमारा आगे प्रोविज़न में आता है। और ये ऐड कब से हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, तो ये ऐड हुआ है 1983 से। फिर हम आते हैं अपने 113B पर। अब देखिए हमने 113A पढ़ा, ये मे था, मे प्रिज्यूम था। 113B का प्रिजम्पशन जो है वो डावरी डेथ से रिलेटेड है। ठीक, इसका जो आईपीसी से अगर हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो वहाँ पे 304B की बात की जाती है जो कि डावरी डेथ से रिलेटेड है, वहाँ की पनिशमेंट दी हुई है डावरी डेथ के लिए। तो सबसे पहले तो इसका जो प्रिजम्पशंस है वो हमेशा शैल रहता है, यानी अगर कोई भी महिला है जो कि अपने शादी के 7 साल के अंदर उसकी डेथ हुई है तो और क्रुएल्टी हुई है या डावरी डेथ के कारण हुई है तो कोर्ट ही हमेशा शैल प्रिज्यूम करेगी, मतलब ये मानेगी ही कोर्ट जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए बाय अदर पार्टी कि हाँ इस पे हस्बैंड ही वो है, गिल्टी है। ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंट है हमारा अमेंडमेंट कब से ऐड हुआ, 1986 से ऐड हुआ। यहाँ पे 7 ईयर इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है कि शैल प्रिज्यूम है, यानी ये रिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ है, लेकिन कब तक, जब तक कि अदर पार्टी इसको डिस्प्रूव ना कर दे। तो हमारा ये 113B और 113A इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने अमेंडमेंट से लेके, और मतलब ये वुमेन से रिलेटेड है तो ये और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम आते हैं 114 कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही पूछा था कि जो 114 है ये कौन सा प्रिजम्पशंस है, तो ये मे है, मे प्रिज्यूम है, और ये हमेशा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, मतलब ये रिबटेबल है होता है, यानी अगर अदर पार्टी चाहे तो इससे रिबट कर सकती है। इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्री के लिए इतना ही मतलब इसका इम्पोर्टेंस है, बस ज़्यादा नहीं है। फिर हम आते हैं अपने 114A। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये ऐड हुआ कब, 1963 में ऐड हुआ था, और ये रेप के कंडीशन में बताता है कि अगर कोई भी पार्टी मतलब किसी भी गर्ल का या किसी भी वुमन का रेप हुआ है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, और यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करेगी कि वुमन का कि उस रेप में वुमन का कंसेंट नहीं था। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने भी पहले 53A पढ़ लिए हैं ना, जहाँ पे वुमेन के कंसेंट का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, कैरेक्टर नहीं देखा जाता है उसमें, तो उसी से कोरिलेट करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसमें बीओपी जो होता है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है, उसको ये अपना डिफेंस बताना पड़ता है कि मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर हम इसे विक्टिम की तरफ से देखें तो हमेशा विक्टिम का जो एक कहते हैं ना पलड़ा भारी रहता है, तो रेप की कंडीशन में वही बात है कि अगर कंसेंट दिया है नहीं दिया है ये इमैटेरियल हो जाता है अंडर सेक्शन 114A में। मतलब ये शैल प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि हाँ उसने कंसेंट नहीं दिया था फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम रेप कह रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी के अंडर। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहला किससे कि ये शैल प्रिज्यूम है। शैल प्रिज्यूम मतलब ये
डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ पे कोर्ट मानेगी ही मानेगी। कब तक मानेगी? जब तक कि अदर पार्टीज को डिसप्रूव ना कर दे। दूसरा, ये हमारा जो है ये रेप से रिलेटेड है, 376 से रिलेटेड है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा, ये इसका अमेंडमेंट ये कब ऐड हुआ? तो ये ऐड हुआ था हमारा 1963 में, और इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था 2013 में, एंड अगेन किया गया कब? नहीं, 2018 में तो नहीं, ये बस 2013 में ही इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, तो ये इसके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है। उसका एक केस भी है, तुकाराम वर्सेस, जो हमने अभी आगे पढ़ा प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। फिर हम आते हैं स्टॉपल पे, चैप्टर 8 स्टॉपल। ये मतलब टू स्टॉप, इसका भी मीनिंग है। तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।